व्यवहार जगत के समान ही काव्य जगत में भी काव्य की या साहित्य की आलोचना के लिए भारतीय काव्य शास्त्र में कई संप्रदाय, कई सिद्धांत हुए हैं। उनमें सबसे प्रमुख सिद्धांत है रीति संप्रदाय या रीति सिद्धांत। इस वीडियो के द्वारा हम रीति संप्रदाय की चर्चा करेंगे। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक एवं सबसे बड़े आचार्य श्री वामन रहे हैं। 8वीं शती में इनका उदय हुआ था। इनके ग्रंथ का नाम है काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। यह ग्रंथ उतना बड़ा तो नहीं है, किंतु मौलिक विचारों के कारण इसका विशेष महत्व है। इस ग्रंथ में ही पहली बार काव्यात्मा की स्पष्ट खोज की गई है। काव्यात्मा संबंधी विचार चर्चा या उसके विचार चर्चा के अंत में वामनाचार्य ने घोषित किया है कि रीति ही काव्य की आत्मा है। रीतिरात्मा काव्यस्य। रीति है क्या वस्तु? इस प्रश्न के उत्तर में वामनाचार्य लिखते हैं विशिष्ट पद रचना रीति ही, अर्थात विशिष्ट पद रचना को रीति कहते हैं। तब प्रश्न होता है विशेष से या विशिष्ट कहने से क्या अभिप्राय होता है? वामन इसका भी समाधान करते हैं विशेषो गुणात्मा। तात्पर्य है गुणपूर्ण होना या गुण गर्भित होना ही विशिष्टता का अर्थ है। सब मिलाकर यह तात्पर्य निकलता है कि गुणों के होने से विशिष्ट बनी हुई पद रचना ही रीति है। दूसरे शब्दों में गुण ही काव्य का उत्कृष्टतम तत्व है, क्योंकि पद रचना की विशिष्टता कैसे होती है? गुणों के होने से। तो गुण ही काव्य का उत्कृष्टतम तत्व है। ऐसे विशिष्ट पद रचना ही रीति है और उसको गुण को निवेशित करके विशेष ढंग से प्रस्तुत की जाने वाली पद रचना ही रीति है। इसी में काव्य का मर्म निहित है। उपयुक्त कथन से यह स्पष्ट है कि वामन काव्य शरीर के बाह्य रूप को ही रीति नहीं मानते। वामन के मत में गुणों का होना ही मुख्य है। अवश्य ही गुण अलंकारों से ज्यादा आंतरिक तत्व हैं, जैसे शौर्य, उदारता इत्यादि व्यक्ति गुण। ऐसे कई व्यक्ति गुण होते हैं, ये व्यक्तित्व के अंश होते हैं। वैसे काव्य गुण काव्यत्व के अंतरंग अंश हैं। वामन के समान रीति को काव्य की आत्मा के रूप में ग्रहण करने में संकोच करने वाले भी गुणों की महत्ता का निषेध नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, वामन ने बड़े व्यापक अर्थ में गुणों का प्रयोग किया है। उनकी गुण संबंधी मान्यताओं में सौंदर्यात्मकता मुख्य है। वामनाचार्य के पूर्व भामह ने 10 गुणों के विषय में कहा था। वामन ने उसका और भी विस्तार किया। इन्होंने 10 शब्द गुण और 10 अर्थ गुण अलग माने। प्रसाद, माधुर्य, ओज, प्रीति, समाधि, श्लेष, सौकुमार्य, उदारता, अर्थव्याप्ति, कांति इत्यादि गुणों की गणना पहली बार वामन ने ही की है। इन गुणों से 3 को विशेष महत्व देकर आचार्य मोहम्मद आदियों ने अलग दिखाया है। वे हैं ओज, प्रसाद और माधुर्य। इन तीनों गुणों से संबद्ध 3 रीतियां भी मानी गई हैं, गौड़ी, वैदर्भी और पांचाली। इन तीनों रीतियों के स्वरूप को भी उन्होंने स्पष्ट दिखाया है। यानी
वामनाचार्य के अनुसार रीति के 3 भेद हैं, गौड़ी, वैदर्भी और पांचाली। गौड़ी रीति को हम देखें, अर्थात ओज कांतिमती गौड़िया, ऐसा ही उन्होंने कहा है। अर्थात ओज और कांति से युक्त रीति गौड़ी रीति है। यह रीति अथवा वृत्ति वहाँ मानी जा सकती है जहाँ ओज गुण का सन्निवेश हुआ हो। उत्साहवर्धक, वीर, रौद्र इत्यादि रसयुक्त वर्णनों में गौड़ी रीति की अनिवार्यता मानी गई है। इसे परुषावृत्ति भी कहते हैं। अगली रीति है वैदर्भी। समग्र गुण संपन्ना वैदर्भी, प्रसाद गुण से परिपूर्ण प्रांचल शब्द रचना से युक्त रीति ही वैदर्भी रीति है। उसमें वस्तुतः सारे गुणों का समावेश होता है। संपूर्ण काव्य शैली में इस गुण का होना आवश्यक कहा गया है। और तीसरी रीति है पांचाली रीति। माधुर्य सौकुमार्योपपन्ना पांचाली। माधुर्य सौकुमार्य जैसे गुणों से युक्त रीति का नाम पांचाली है। श्रृंगार वर्णन में इसकी विशेष अपेक्षा मानी गई है। पांचाली रीति को मम्मट ने कोमलावृत्ति भी कही है। वामन के बाद के किसी भी आचार्य ने काव्य की आत्मा के रूप में रीति को ग्रहण नहीं किया है, किंतु गुण और उससे जनित रीति का महत्व सभी ने स्वीकार किया है। आचार्य कुंदक ने रीति विवेचन को एक कदम आगे भी बढ़ा दिया है। जहाँ वामन ने गौड़ी, वैदर्भी, पांचाली जैसी संज्ञाओं से रीति को देश विदेशों से संबद्ध माना है, यानी राज्यों का नाम दिया गया है, वहाँ कुंदक ने वैसा नहीं माना। उनकी दृष्टि में गुण तथा रीति काव्य स्वभाव से संबंधित है। यहाँ कुंदक ने काव्य की आंतरिकता की ओर जाने का स्तुत्य प्रयास किया है, लेकिन उनके बाद यह विषय उपेक्षित ही रहा। उनके बाद के विद्वानों ने रीति की संख्या में वृद्धि करने की चेष्टा की है, जो कि विशेष उपयोगी या लाभदायक नहीं है। रुद्रट ने उपर्युक्त तीनों के अलावा जहाँ लाटी नामक और एक रीति को स्वीकार किया है, यानी गौड़ी रीति, पांचाली रीति, गौड़ी, वैदर्भी, पांचाली। उसके साथ ही रुद्रट ने लाटी नामक एक और रीति को स्वीकार किया है। और राजा भोज ने सरस्वती कंठाभरण में इन चारों के अतिरिक्त अवंतिका, माधवी जैसी रीतियों की भी सृष्टि कर डाली है। स्पष्ट है, इस संख्या वृद्धि से काव्य सौंदर्य अथवा काव्यात्मा की पहचान में विशेष सहायता नहीं मिलती। आचार्य आनंदवर्धन ने वक्ता और रस आदि के औचित्य के अनुसार रीति के प्रयोग का परामर्श दिया है, जो एक महत्वपूर्ण निर्देश के रूप में स्वीकार किया गया है। आचार्य भामह, दंडी और कुंदक ने रीति को मार्ग कहा है, मम्मट ने वृत्ति कही है। आचार्य विश्वनाथ ने इसे पद संघटना नाम से अभेद किया है। ऊपर के विवेचन से यह स्पष्ट है कि प्रायः सारे प्रमुख आचार्यों ने रीति को एक महत्वपूर्ण काव्यांग माना है, किंतु आत्मा के रूप में यह तत्व केवल वामन द्वारा ही उद्भावित और विवेचित है। वस्तुतः काव्य की आत्मा की खोज पहली बार वामन के द्वारा ही की गई है। यह अवश्य ही काव्यशास्त्र की परंपरा में अत्यंत सराहनीय कदम रहा है। रीति और शैली में क्या समानता है?
देखिए, विशिष्ट अर्थ में शैली और रीति में बहुत अंतर तो नहीं है। शैली अभिव्यक्ति की पद्धति है, जिसका अंग्रेजी पर्याय स्टाइल है। डॉक्टर नगेंद्र की मान्यता है कि यूरोप के आचार्यों द्वारा निर्दिष्ट शैली के तत्व नामांतर से रीति के तत्व में ही अंतर्भूत हो जाते हैं, अथवा रीति के तत्वों का शैली तत्वों में ही अंतर्भाव हो जाता है। दोनों समान है, केवल नामों में ही भेद है। भारतीय रीति विज्ञान में राग तत्व, बुद्धि तत्व, कल्पना तत्व तथा शैली तत्व का अंतर्भाव हो जाता है। फर्क तो इतना ही है कि भारत में रीति विज्ञान पर अध्ययन करने वाले विरले ही होते हैं, लेकिन यूरोप के स्टाइलिस्टिक्स में अध्ययन तो भारत में भी खूब होता ही है। यही भारतीय नियति है।